नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम रूट अपिकल मेरिस्टेम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। रूट, जैसा कि आपको पता है कि अंडरग्राउंड पार्ट होता है और उस रूट का फॉर्मेशन जो है रूट अपिकल मेरिस्टेम के द्वारा होता है। जैसे कि स्टेम का सूट अपिकल मेरिस्टेम से होता है, ऐसे ही रूट का रूट अपिकल मेरिस्टेम के द्वारा होता है। तो दोनों में ही कुछ अंतर भी पाए जाते हैं। जैसे रूट अपेक्स जो होता है वो अपेक्षाकृत छोटा होता है, जिसमें इलोंगेशन जोन की लंबाई लगभग 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। और रूट अपेक्स में नोड्स और इंटरनोड नहीं पाई जाती। रूट अपेक्स में रूट हेयर क्षेत्र एरिया पाया जाता है। रूट अपेक्स में लीफ प्रिमोर्डिया नहीं पाए जाते और स्टेम में लीफ प्रिमोर्डिया के विपरीत जो रूट में लेटरल रूट्स की जो ओरिजिन है वो एंडोजिनसली होता है। और रूट एपेक्स पर रूट कैप पाई जाती है, जिसकी वजह से यह विभोज्यतक एरिया की तुलना में थोड़ा सा पीछे हटकर अलग रहता है। मूल शीर्ष जो होता है अपेक्षाकृत सरल होता है और स्पष्ट होता है। ज़्यादातर डाइकोट्स में की जड़ों में रूट कैप का विकास जड़ की करने वाली जो प्रिमोर्डियल सेल्स होती हैं या विभोज्यतिक कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा होता है। इसके विपरीत अधिकांश मोनोकोट्स जैसे मेज है अन्य, उसमें कैलिप्रोजन का विकास जो है अलग अलग मेरिस्टेमेटिक सेल्स के द्वारा स्वतंत्र रूप से होता है। सभी प्रकार की रूट्स के अंदर जो अपेक्स रीजन पर एक्टिव सेल्स से डिवाइडिंग इनिशियल सेल्स पाई जाती हैं, जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का निर्माण करती हैं। रूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन को समझाने के लिए विभिन्न प्रकार की थ्योरीज दी गई, जिसमें यहाँ पर हम देख रहे हैं कौन कौन सी थ्योरी हैं। एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी, कॉर्पर कप्पे थ्योरी एंड क्वेशेंट सेंटर कंसेप्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिकल सेल थ्योरी। एपिकल सेल थ्योरी एक प्राइमरी एपिकल मेरिस्टेम से इसका फॉर्मेशन होता है, पूरे के पूरे रूट का। और ये द मेरिस्टेम जो कि रूट के टिप पर पाया जाता है एपिकल मेरिस्टेम कहलाता है। इसके द्वारा प्राइमरी टिश्यूज का डेवलपमेंट होता है, जिन्हें एपिकल मेरिस्टेम्स कहते हैं। और ये प्लांट की लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी रूट अपेक्स का फॉर्मेशन करता है। सबसे पहले नागेली नामक साइंटिस्ट नागेली ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इसके अनुसार रूट अपेक्स का निर्माण केवल एक ही एपिकल सेल से होता है, और ये सेल जो होगी वो कैसी होगी? टेट्रा यानी चतुष्फलकीय आकृति की होती है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। इसमें इसके तीनों तरफ स्तों से मूल के विभिन्न ऊतक विकसित होते हैं, यानी तीनों साइड से यहाँ पर अलग अलग चीजें इससे विकसित होंगी। इससे संपूर्ण जड़ की वृद्धि होती है। रूट यानी रूट कैप का निर्माण जो है उसमें बेस रीजन पर, यहाँ पर बेस रीजन पर जो डिवाइडिंग सेल्स जो होती हैं, डिवाइडिंग सरफेस होती है, उसके द्वारा होता है। और जो एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स के अंदर मूल शीर्ष नहीं पाया जाता, यहाँ पर विभोज्यतक की कोशिकाओं का समूह मूल शीर्ष का निर्माण करता है। तो यहाँ पर एक ही कोशिका जो होती है एपिकल सेल, उसी के द्वारा उसमें लगातार डिवीजन होता है सभी तरफ, और उसमें डेरिवेटिव्स बन जाते हैं एपिकल सेल के, और उन डेरिवेटिव्स के द्वारा रूट कैप और इन चीज़ों का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये थ्योरी कहलाई एपिकल सेल थ्योरी, यानी एक ही एपिकल सेल होती है जिसके द्वारा पूरी की पूरी रूट का फॉर्मेशन, रूट अपेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसके बेसल रीजन पर यानी आधारीय भाग पर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं उससे किसका निर्माण होता है? रूट कैप का निर्माण होता है, ये आप देख सकते हैं। नाउ
यहाँ पर एपिकल सेल यहाँ फिर इससे दिखाई गई है, और इसमें इस एपिकल सेल में लगातार डिवीजन होगा ऐसे, तो इसके डेरिवेटिव्स बनते हैं एपिकल सेल्स के, और फिर उसके बाद इससे रूट के विभिन्न जो लेयर्स हैं उनका फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे एपिडर्मिस हो जाती है, फिर एपिब्लेमा, और फिर इसके बाद इसके अंदर कोर्टिकल रीजन, इन सब का डेवलपमेंट धीरे धीरे हो जाता है। नाउ सेकेंड थ्योरी जो है वो है हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन थ्योरी के अंदर आप क्या है, सबसे पहले हैंस्टीन नामक साइंटिस्ट ने जैसे रूट एपेक्स के लिए थ्योरी दी, वैसे ही रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी उन्होंने ये हिस्टोजन थ्योरी दी। और इस हिस्टोजन थ्योरी के अनुसार सेल्स के 3 हिस्टोजन्स यानी लेयर्स पाई जाती हैं, जिन्हें क्रमशः हम क्या क्या बोल सकते हैं, डर्मेटोजन, पेरिब्लेम एंड प्लीरोम के नाम से जानते हैं। ये तीनों ही जो क्षेत्र जो मैंने अभी बताया, कौन कौन से, डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लीरोम, तीनों ही क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक होते हैं, और जिसके द्वारा ये आगे चलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं। अब ये रूट कैप है जो कि बेसल रीजन की मेरिस्टेमेटिक सेल से बनती है। डर्मेटोजन जिसका हम कैलेप्ट्रोजन भी कहते हैं, और इसके द्वारा, इन तीनों के द्वारा या डर्मेटोजन के द्वारा किसका निर्माण होता है, एपिब्लेमा या एपिडर्मिस का निर्माण होता है। पेरिब्लेम के द्वारा कोर्टेक्स का निर्माण होता है, और प्लीरोम के द्वारा वस्कुलर टिश्यू सिस्टम का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त जो रूट में एक और जो रीजन पाया जाता है जो कि मेरिस्टेमेटिक होता है, इसको हम कैलेप्ट्रोजन कहते हैं, और कैलेप्ट्रोजन ही क्या करता है, रूट कैप की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हेवरलैंड नामक साइंटिस्ट ने क्या बताया था कि रूट एपेक्स में 3 प्रकार के मेरिस्टेमेटिक रीजन पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कह सकते हैं, प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम और प्रोकेम्बियम। प्रोटोडर्म आगे चलकर डर्मिस का यानी एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करता है। ग्राउंड टिश्यू आगे चलकर किसका निर्माण कर देता है, पूरा का पूरा कोर्टिकल रीजन का फॉर्मेशन कर देता है। और प्रोकेम्बियम आगे चलकर किसका फॉर्मेशन कर देता है, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। इस प्रकार से ये सभी हिस्टोजन लेयर्स यानी लेयर्स ऑफ हिस्टोजन, एपिब्लेमा, ग्राउंड टिश्यू एंड वस्कुलर टिश्यू सिस्टम का निर्माण करते हैं। और मुख्य रूप से ये क्या है, हिस्टोजन थ्योरी का ही कंसेप्ट दोहराया किसने, हेबरलैंड ने। यहाँ पर आप डायग्राम में इसको अच्छे से देख सकते हैं। हेबरलैंड ने ये चीज़ बताई है, और जो हैंस्टीन ने ये वाली चीज़ बताई। बात एक ही है इसके अंदर भी, डर्मेटोजन और प्रोटोडर्म एक ही बात है, पेरिब्लेम और ग्राउंड टिश्यू एक ही बात है, प्लीरोम और वस्कुलर टिश्यू सिस्टम यानी प्रोकेम्बियम एक ही बात है। वस्कुलर कैम्बियम या प्रोकेम्बियम जो आगे चलकर ये चीज़ें फॉर्म कर रही हैं। इसी प्रकार से हेबरलैंड के अनुसार जो रूट एपेक्स पर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स की नेचर के आधार पर 4 प्रकार के रूट एपेक्स पाए जाते हैं। प्लांट के बेस पर उन्होंने बताया था। फर्स्ट टाइप का बताया रेननकुलस टाइप। इस प्रकार के रूट एपेक्स में जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं वो एक ही पंक्ति की बनी हुई होती हैं, सिर्फ एक लेयर होती है उसमें, और इसकी जड़ में, जिससे एक लेयर से ही विभिन्न क्षेत्रों का निर्माण हो जाता है, और इसी से ही रूट कैप का फॉर्मेशन हो जाए। तो मूल कैलेप्ट्रोजन से परिवर्तित कुछ कोशिकाएं बाह्य त्वचा में विभेदित हो जाती हैं, और ये लेग्यूमिनेसी कुल के, रेननकुलस कुल के प्लांट्स के अंदर पाई जाती हैं। तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर में खाली एक ही लेयर जिसकी पाई जाती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स की एक लेयर पाई जाती है बस, रेननकुलस टाइप में। दूसरा है कैजुराइना टाइप। इस प्रकार का, क्योंकि नाम से ही आप देख रहे हो केजुराइनेसी प्रोटिएसी कुल के मेंबर्स में पाया जाता है। इसमें जो मेरिस्टेमेटिक रीजन्स है या मेरिस्टेमेटिक प्रीमोर्डिया जो होते हैं, उनकी सेल्स की 2 लेयर्स होती हैं। इनमें से अंदर वाली लेयर से वस्कुलर टिश्यू या सेंट्रल सिलेंडर का फॉर्मेशन करता है, जबकि बाहर वाली लेयर से कोर्टेक्स, एपिडर्मिस और रूट कैप का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी 2 लेयर अगर होंगी तो केजुराइना टाइप हो जाएगा। तीसरी प्रकार का है जनरल टाइप, जनरली मोस्ट ऑफ द डाइकोट्स के अंदर पाया जाता है।
अधिकांश डाइकोट्स में इसमें यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक लेयर जो होती है उसकी तीन लेयर्स की होती है, जिसमें सबसे बाहर वाली लेयर से एपिडर्मिस और रूट कैप, और मिडल लेयर से कॉर्टेक्स, और इनर लेयर से सेंट्रल सिलेंडर यानी वस्कुलर टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसके पश्चात है नेक्स्ट यानी मेज टाइप। मेज टाइप यानी मक्का टाइप। इस प्रकार की रूट्स एपेक्स में 4 लेयर पाई जाती हैं। बाहर वाली लेयर कैलिप्ट्रोजन कहलाती है, जिसे रूट कैप बनता है। भीतर वाली परतें जो कि मुख्य रूप से एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, सेंट्रल सिलेंडर का फॉर्मेशन करती हैं, और मोनोकोट्स के अंदर ही इस प्रकार का रूट एपेक्स पाया जाता है। तो जैसा कि हमने अभी बात की, तो इसमें लेयर के अकॉर्डिंग हेबरलैंड ने रूट एपेक्स के मेरिस्टेमेटिक रीजन्स के लेयर्स को डिवाइड किया। रेननकुलस में एक ही लेयर की होती है मेरिस्टेमेटिक रीजन, एक लेयर से होता है, पूरी एक ही लेयर का बना होता है। केजुराइना में 2 लेयर का, जनरल टाइप में 3 लेयर का, और मेज टाइप में 4 लेयर का बना हुआ होता है। इसके पश्चात है नेक्स्ट है कार-केप सिद्धांत। कार-केप थ्योरी, कार-केप सिद्धांत। ये सिद्धांत सबसे पहले दिया था शूप ने, और इस कंसेप्ट के अनुसार रूट एपेक्स में 2 प्रकार के मेरिस्टेमेटिक रीजन पाए जाते हैं, जिनकी कोशिकाएं विभाजन तल से भिन्न होती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो तल अलग हो गया है, एक तल ये है और दूसरा तल ये है। तो इसमें एक तो टी और दूसरा इन्वर्टेड टी, ठीक है। शुरू में दोनों क्षेत्र की कोशिकाओं में प्रथम विभाजन तो क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स होगा। उसके बाद इसमें बनने वाली 2 डॉटर सेल्स में एक लंबवत रूप से विभाजित होगी और दूसरी, और जैसे जैसे विभाजन का ये क्रम आगे बढ़ेगा, इसके साथ ही विभोजित की क्षेत्र की आकृति उल्टे टी की तरह से दिखाई देगी। यहाँ इन्वर्टेड टी की तरह से आपको दिखाई देगी। ये टी हो गई, यहाँ पर टी के समान दिखे। इसमें टी का ऊपरी सिरा रूट एपेक्स के विपरीत दिशा में होता है और जिसे कॉर्पर कहते हैं। यहाँ पर कॉर्पर होगा एक रीजन, और दूसरा सेंट्रल क्षेत्र जो होता है उसको कैप्पे कहते हैं। कॉर्पर और केप दोनों ही ट्यूनिका और कॉर्पस के इक्विवेलेंट होते हैं, जो कि स्टेम के अंदर हमने पढ़ा। अतः यह भी ट्यूनिका कार्पस का ही एक बदला हुआ रूप है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये रूट कैप है, ये इन्वर्टेड टी है यानी वाई डिवीजन है, इससे कैलिप्ट्रोजन यहाँ बन रहा है, ये टी बन रही है, और इसके अंदर यहाँ ये जो बाहर वाली लेयर, इससे एपिडर्मिस का फॉर्मेशन हो रहा है। ये सेंटर में स्टीलर रीजन है और यहाँ पर कॉर्टिकल रीजन है। तो ये कहलाई कॉर्पर कप्पे थ्योरी, किसकी, रूट एपेक्स की। नेक्स्ट है इसके अंदर एक हमने नेक्स्ट जो थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं वो थ्योरी है क्विसेंट सेंटर कॉन्सेप्ट। क्विसेंट सेंटर कॉन्सेप्ट के अंदर आप क्या देख रहे हैं, ये डायग्राम आप देख सकते हो। इसमें इसको हम निष्क्रिय केंद्र या शांत केंद्र सिद्धांत भी बोल सकते हैं। और थॉमसन और क्लाउ ने सबसे पहले मोनोकोट प्लांट के अंदर, जैसे मेज के अंदर, रूट एपेक्स में बहुत सारी कोशिकाओं का एक समूह यानी टोपी जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दी, और उस टोपी जैसी स्ट्रक्चर को ही, टोपी जैसी संरचना की कोशिकाएं क्या होती हैं, बिल्कुल इनएक्टिव होती हैं। यहाँ पर ये टोपी जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, और ये कोशिकाएं इनएक्टिव होती हैं और शांत होती हैं, और सामान्य रूप से जनरल कंडीशन में ये सामान्य होती हैं और विभाजनशील नहीं होती, यानी डिवीजन की कैपेसिटी इनमें नहीं होती। इसलिए यह मेरिस्टेमेटिक सेल्स के स्टोर हाउस या रिजर्व सेंटर के रूप में काम करती है। यहाँ पर रिजर्व सेंटर है, लेकिन हमेशा एक्टिव ये नहीं होती, और अर्थात जब ग्रो करने का टाइम आता है तो रूट एपेक्स का विभोजित की क्षेत्र अगर क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में नई विभोजित कोशिकाओं को प्रदान करने का काम ये क्विसेंट सेंटर करता है। यानी क्विसेंट सेंटर क्या होगा, ग्रुप ऑफ इनएक्टिव और लेस एक्टिव सेल्स
कहाँ पर प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट बिटवीन डर्मेटोजन एंड कैलिप्ट्रोजन। डर्मेटोजन और कैलिप्ट्रोजन के बीच में प्रेजेंट रहता है, कैप रीजन के बीच में प्रेजेंट रहता है। और इनकी सेल्स जो होती हैं क्वेसेंट सेंटर की, उसमें लेस अमाउंट ऑफ डीएनए, आरएनए, लाइट साइटोप्लाज्म होता है, स्मॉल न्यूक्लियाई होते हैं। और दूसरे डिवाइडिंग क्षेत्र की मेरिस्टेमेटिक रीजन की तुलना में यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस भी लेस होता है। और क्वेसेंट सेंटर टर्म को सबसे पहले क्लोव ने दिया था, मेज रूट के अंदर इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। और कुछ साइंटिस्ट्स का ये भी मानना है कि इस क्षेत्र में हार्मोन का सिंथेसिस होता है जो कि रूट ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, रूट ग्रोथ की कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अल्टीमेटली जो क्वेसेंट सेंटर ऑफ रूट मेरिस्टेम क्या करता है? सर्व एज ए रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज सेल्स ऑफ द मेरिस्टेम और इनएक्टिव सेल्स ऑफ द क्वेसेंट सेंटर बिकम एक्टिव जब व्हेन प्रीवियसली एक्टिव इनिशियल्स ऑफ कैलिप्ट्रा गेट डैमेज्ड, यानी जब सेल्स डैमेज हो जाती हैं तो ऐसी स्थिति में। और क्वेसेंट सेंटर जो होता है क्रेसेंट शेप्ड होता है, क्रेसेंट प्रकार का पाया जाता है। तो यहाँ पर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह से रूट अपेक्स का फॉर्मेशन होता है, रूट अपेकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो रूट अपेकल ऑर्गेनाइजेशन को समझाने के लिए 4 थ्योरी इसके बारे में हमने इसमें पढ़ा। फर्स्ट थ्योरी है अपिकल सेल थ्योरी, यानी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक अपिकल सेल होती है जो कि टेट्रागोनल होती है और वही लगातार डिविजन्स के कारण से पूरी रूट अपेक्स का फॉर्मेशन करती है। तो नागेली ने सबसे पहले इसको सिद्धांत को दिया था। दूसरी थ्योरी जो है हिस्टोजन थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी यानी हेंस्टीन नामक साइंटिस्ट ने दी थी। हिस्टोजन थ्योरी में उन्होंने बताया कि 3 प्रकार की हिस्टोजन्स बनते हैं, यानी 3 लेयर होती हैं, जिसमें एक डर्मेटोजन, दूसरी पेरिब्लेम, तीसरी लीरोम होती है। और जो आगे चलकर डिवीजन के द्वारा किसका फॉर्मेशन कर देती हैं? एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड वस्कुलर टिश्यू सिस्टम को फॉर्म कर देती हैं। इसके अलावा रूट्स के अंदर एक और अन्य विभाजित क्षेत्र जो है वो डर्मेटोजन के जस्ट नीचे पाया जाता है और जिसको हम बोलते हैं कैलिप्ट्रोजन। और वो कैलिप्ट्रोजन रूट कैप की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी को ऐड करते हुए हेबरलैंड की बात को ही आगे बढ़ाते हुए हेंस्टीन की बात को, या हेबरलैंड ने भी अपने विचार दिए रूट अपेक्स के बारे में। उन्होंने इसी को मॉडिफाई करके प्रोटोडर्म, ग्राउंड टिश्यू, वस्कुलर कैम्बियम या प्रोकैम्बियम के नाम से इसको बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि 4 प्रकार के रूट अपेक्स पाए जाते हैं रूट के अंदर, जिसमें फर्स्ट टाइप है रेननकुलस टाइप, सेकंड कैजुराइना, यानी एक ही लेयर जब मेरिस्टेमेटिक होती है तो एक लेयर पूरी की पूरी मेरिस्टेमेटिक लेयर पाई जाती है जिसके द्वारा पूरी रूट अपेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रेननकुलस टाइप, जो कि रेननकुलेसी और लेग्यूमिनेसी कुल में पाया जाता है। दूसरा कैजुराइना टाइप, जिसमें रूट अपेक्स में 2 लेयर जो होती है मेरिस्टेमेटिक होती हैं और जिसमें बाहर वाली से कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस और रूट कैप का फॉर्मेशन और अंदर वाली से वस्कुलर टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। जनरल टाइप, ज़्यादातर डाइकोट्स के अंदर जो 3 लेयर्स पाई जाती हैं, जिसमें बाहर वाली से एपिडर्मिस और रूट कैप, बीच वाली से कॉर्टेक्स, अंदर वाली से सेंट्रल सिलेंडर का फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद चौथा टाइप जो है वो मेज टाइप यानी मक्का टाइप, जो कि मोनोकोट टाइप भी जिसको बोल सकते हैं। इसमें रूट अपेक्स में 4 लेयर बनती हैं, जिनमें सबसे बाहरी जो परत होगी उसको हम कैलिप्ट्रोजन कहते हैं, जो रूट कैप का फॉर्मेशन करेगी। भीतर वाली जो है लेयर जो हैं वो किस किस का फॉर्मेशन करेंगी? एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स एंड सन सिलेंडर का फॉर्मेशन करती हैं। और मोनोकोट, सभी मोनोकोट्स में इस प्रकार का रूट अपिकल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। फिर है कॉर्प केप थ्योरी, यानी यहाँ पर क्या पाया जाता है? इस अवधारणा के अनुसार 2 प्रकार के विभाजित क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसमें एक में डिवीजन जो होते हैं वो विभाजन तल से भिन्न होते हैं और एक विभाजन तल के अकॉर्डिंग होते हैं। यहाँ पर ये सेंट्रल सेल है और यहाँ पर
जो डिवीज़न पाए जा रहे हैं, नीचे की साइड में जो डिवीज़न पाए जा रहे हैं, ये कॉर्पर टाइप डिवीज़न होते हैं। और ये वाले डिवीज़न जो होते हैं, ये दिख रहे हैं, ये कप्पा टाइप डिवीज़न होते हैं। और ये है रूट कैप यानी कैलिप्टोजन। तो ये डिवीज़न और ये डिवीज़न, दोनों प्रकार के डिवीज़न पाए जाते हैं जो कि भिन्न होते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर टी की तरह से और उल्टे टी की तरह से क्या दिखाई देती है, आकृति दिखाई देती है। और जिसमें टी का ऊपरी सिरा मूल शीर्ष से विपरीत दिशा में होता है, तो इसमें कॉर्पर बनते हैं। यहाँ पर कॉर्पर है। और दूसरा केंद्रीय क्षेत्र होता है जिसको कैप्पे बोलते हैं। ये केंद्रीय क्षेत्र होता है जिसको कैप्पे कहा जाता है। इस प्रकार से ये ही ट्यूनिका कार्पस थ्योरी का ही बदला हुआ रूप है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है क्विसेंट सेंटर कंसेप्ट। क्विसेंट सेंटर कंसेप्ट के अंदर वही चीज़ें आती हैं। इसमें थॉमसन और क्लाउस नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मेज के अंदर जो रूट अपेक्स में बहुत सारी कोशिकाओं का एक समूह टोपी के रूप में उनको दिखाई दिया। और इस संरचना की सेल्स जो होती हैं वो इनएक्टिव होती हैं और शांत होती हैं और सामान्य रूप से सक्रिय और विभाजनशील नहीं होती, और एक स्टोर हाउस या रिजर्व सेंटर के रूप में काम करती हैं। और जैसे ही कहीं पर भी किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त हो जाता है विभोज्यतिकी क्षेत्र, तो ये नई विभोज्यतिक कोशिकाएं प्रोवाइड करने का काम करती हैं। और ये क्रेसेंट टाइप होती हैं और अर्धचंद्राकार ये दिखाई देती हैं। और इस क्षेत्र की कोशिकाओं में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। केंद्रिक भी बहुत छोटे होते हैं। और कुछ साइंटिस्ट यह भी मानते हैं कि इनके द्वारा हार्मोन्स का सिंथेसिस भी किया जाता है जो रूट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रूट अपेक्स ग्रोथ के लिए। तो क्विसेंट सेंटर है, ये कैप है इसकी। यहाँ पर इस रीजन के द्वारा किसका फॉर्मेशन हो रहा है, बाहर वाले रीजन से कॉर्टेक्स का। और ये स्टीलर सिस्टम, और ये उसके बाद ये इसकी एपिडर्मिस। तो इस प्रकार से हमने रूट अपिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा। थैंक यू।